अगला क्वेश्चन 66वां कुमार मित्तल का है ना। किसी रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली, तो तरंगदैर्घ्य इसमें कितनी दी गई है 300 मीटर, आप समझते जाइएगा। 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें प्रसारित की जा रही हैं किसी रेडियो रिसीवर के अनुनादी परिपथ में 10 की घात -8 हेनरी प्रेरकत्व वाली, तो एल बराबर कितना बेटा 10 की घात -8 हेनरी, ये प्रेरकत्व वाली कुंडली लगी है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक संधारित्र की धारिता सी का मान की गणना कीजिए। ठीक है, प्रकाश की चाल यहां पे लिख लेते हैं। प्रकाश की चाल C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। ठीक है, तब C का गणना करना है हमको। C की गणना करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, अनुनादी परिपथ है ना, तो F बराबर 1/2 पाई रूट LC होता, यही होता है ना। तो आपको चाहिए F का मान, यहां पर यह है धारिता C, ये चाहिए आपको F का मान चाहिए आवृत्ति। F बराबर होता है C/λ, राइट, C है लैम्डा है, मिल गया F का मान। अब जब F का मान मिल जाएगा तब F बराबर आप लगा देंगे 2 पाई रूट LC। कोई दिक्कत हो तो बताइए, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, L का मान निकाल लेंगे। कई बार ऐसा सवाल लगा चुके हो बेटा। प्रकाश की चाल में कितने बार आप पढ़ के आए, प्रकाश की चाल में कितने बार आप पढ़ के आए, आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य उसकी प्रकाश की। ठीक है, अगला सवाल अपन लोग चलते हैं 67। ये कह रहा है एक रेडियो स्टेशन के दोलनीय परिपथ का प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है। 10 मिली हेनरी को आप हेनरी में बदल लीजिएगा, 10 की घात -3 का आप गुणा कर लेंगे, तथा धारिता 0.25 माइक्रोफैरेड है। तो C का मान जो है वो 0.25 माइक्रोफैरेड है, इसे फैरेड में बदल लेंगे 10 की घात -6 का गुणा करके। प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य लेने पर प्रसारित तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आवृत्ति ज्ञात करना है F और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है लैम्डा। ठीक है, जबकि प्रकाश की चाल उसने दे रखी है, आप लोग जानते भी हैं कि प्रकाश की चाल C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो भाई मेरे कैसे निकालेंगे आप, F बराबर 1/2 पाई रूट LC, लो आ गई आवृत्ति, बोलो कोई दिक्कत हो तो। अब जब आवृत्ति आ गई तो लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा बराबर यहां से देखो ना, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा C/F, यह आ जाएगा आपका। ठीक है, 68वां सवाल देखते हैं। 68वां सवाल कह रहा है, अब देखिए ट्रांसफार्मर पर आधारित क्वेश्चन है, यहां पर ट्रांसफार्मर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये, जो भी डेटा आपके पास में दिया गया है उसको कलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन सा डेटा दिया गया है उसमें लगा दीजिए आप। परिणाम अनुपात R बराबर आप जानते हैं, ES बटे EP बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर IP बटे IS बराबर R होता है। निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति के बारे में भी आपको जानना, बस तो सिंपली है। देखिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP से लिख लीजिए, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को NS से लिख लीजिए। इनका अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 1/200। ये बात क्लियर। आगे उसने कहा है इसे 200, यदि इसे 200 वोल्ट की धारा की मेन लाइन से जोड़ दें, मतलब प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज को 200 वोल्ट दिया जा रहा है, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज की गणना कीजिए। VS आपको ज्ञात करना है बेटा, आप जानते तो हो, VS बटे VP बराबर NS बटे NP, जिसकी जरूरत पड़े वो लगाओ। VS बटे VP मतलब 200, NS बटे NP का मतलब 200 बटे NS बटे NP का मतलब 2 दूनी 4 हो गया 40,000 वोल्ट। चेक कर लीजिए आप, है ना। आगे उसने कहा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर है, प्राथमिक कुंडली में धारा IP बराबर 2 एम्पियर, ये बहुत आसान सवाल है। तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। IS बराबर आपको ज्ञात करना है, धारा वही जानते हैं। IS बटे IP अगर हम करेंगे तो हमें NP बटे NS करना पड़ेगा, NP बटे NS या VP बटे VS करिए, अनुपात तो बराबर है ना, तो बस आप लगा देंगे। NP बटे NS का मान 1/200 रखा, IP का 2 से गुणा कराया, 2 से कट गया, 0.01 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। 69वां सवाल देखें, इसी तरीके के हैं सब सवाल। 69वां सवाल देखें, 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी
आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह इतने इतने के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। वो कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब निर्गत शक्ति बराबर निवेशी शक्ति, जितना हमने निवेश किया है उतना हमें निर्गत के रूप में मिलेगा, ये वो कह रहा है। तो इसकी जो प्रारंभिक वोल्टेज है वीपी का मान वो 220 वोल्ट है बेटा, और आदर्श है तब उसने कहा है कि उस समय धारा कितनी ली जाती है, उस समय धारा कितनी ली जाती है, मतलब आईपी ही हमें ज्ञात करना है। कब कब जब यह 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। मतलब अगर हम द्वितीयक की बात करें यहां पर, तो द्वितीयक का जो पैमाना है वो 110 वोल्ट 550 वाट, मतलब यहां पर ये हुआ कि Vs जो है वो 110 वोल्ट है और PS जो है शक्ति वो 550 वाट है। तब यहां पर हम IS निकाल सकते हैं। IS बराबर हो जाएगा PS बटे VS, क्योंकि P बराबर VI होता, P बराबर VI होता। तो PS है हमारे पास में 550, VS है हमारे पास में 110, 5 आ गया एम्पियर IS का मान। अब IS हमें पता है और VS हमें पता है, तो हम जानते हैं कि IP गुणा VP किसके लिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए IS गुणा VS होता है। तो IP हमको चाहिए है, VP हमारे पास में है 220 वोल्ट, IS हमने निकाला है 5 और VS हमारे पास में है 110। तो हमारे पास में IP जो आएगा वो आएगा 5 गुणा 110 बटे 220, 110 दूनी 220, IP बराबर 2.5 एम्पियर आएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 70, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाए, कितनी धारा ली जाए, IP क्वेश्चन मार्क, कितनी धारा ली जाए जो 220 ओम प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए, R बराबर क्या दिया है 220 ओम का प्रतिरोधक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर दे। 220 वोल्ट प्रारंभ में है, 22 वोल्ट में परिवर्तित कर दे, द्वितीयक वोल्टेज हो गया। उसने कहा कितनी धारा ली जाए। फाइनली आपको ये समझ में आया कि IP तो उसको चाहिए, IP उसको मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर दे। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाए जो 220 ओम प्रतिरोधक की एक मशीन को चलाने के लिए, अब इस मशीन को चलाना है 220 ओम की मशीन को, तो हमें यहां पर निकालना क्या है, प्राथमिक कुंडली की बात चल रही है। हम द्वितीय कुंडली में धारा निकालने की कितनी बहेगी भाई, ये है प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज और ये है द्वितीय कुंडली का वोल्टेज। तो द्वितीय कुंडली की अगर हमें धारा मिल जाए तो प्राथमिक कुंडली की धारा हमें पता चल जाएगी। तो द्वितीय कुंडली की धारा IS बराबर, ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V अपॉन R, तो V का मतलब VS अपॉन R। तो VS हमारे पास में 22 और R है हमारे पास में 220, तो हम काटेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा ना 0.1। अब IP बटे IS बराबर होता है VS बटे VP। IP बटे IS का मान 0.1 बराबर VS का मान है 22, VP का मान है 220। तो ये आया 0.1 और 0.1 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 0.01 एम्पियर। चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। 71 देखें, एक उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः इतनी है, प्राथमिक और द्वितीयक में। NP बराबर है आपके पास में 100 और NS बराबर है आपके पास में 400, यही है ना। यदि प्राथमिक में वोल्टेज VP बराबर 120 वोल्ट है तो ज्ञात कीजिए परिमाण अनुपात, R का मान ज्ञात करना है, और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। अब तुम उम्मीद बना लोगे, अब तो लगा लोगे ना, क्लियर है। 72वां सवाल देखें, 72वां भी ऐसे ही बेटा, एक उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 100 और 8000 है। NP का मान दिया है, NS का मान दिया है। यदि प्राथमिक कुंडली में यानी VP का मान दिया 120 वोल्ट, तो परिमाण अनुपात और द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज्ञात कीजिए, बस ऐसे ही है। 73वां सवाल देखें, एक उच्च ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दिया है, फिर उसने इसे 110 वोल्ट की लाइन से जोड़ने पर तो ये VP का मान दिया है,
जिसमें 100 एम्पियर की धारा है, आईपी का मान भी दिया है, अब क्या चाहिए, सब कुछ तो है, तो इससे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, आईपी और वीपी चाहिए अपन को। प्राप्त शक्ति को भी गणना कीजिए, यानी पी एस चाहिए अपन को, निर्गत शक्ति, तो पी एस बराबर वी एस गुणा आई एस हो जाएगा। ठीक है। 74वां देखिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 2000 और 50 दी गई है। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, मतलब वीपी दिया है, तथा द्वितीय कुंडली में एक नाइट बल्ब से जुड़ी जिसका प्रतिरोध 6 ओम है, इसकी जैसे इसका प्रतिरोध 220 ओम था, 6 ओम है, तो द्वितीय की धारा आ जाएगी इससे, तो द्वितीय की धारा, द्वितीय का वोल्टेज मिल गया, प्राथमिक की धारा दी गई थी, प्राथमिक का वोल्टेज निकल आएगा। ज्ञात कीजिए द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज ही है, बल्ब में धारा चेक कर लीजिए, प्राथमिक कुंडली में धारा ये भी निकाल लीजिए, प्राथमिक द्वितीय में शक्ति निकाल लीजिए, यानी पीपी बराबर आईपी गुणा बीपी और पीएस बराबर आईएस गुणा बीएस। चलिए 75वां सवाल देखें, एक अपचारी ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक कुंडली, देखिए ये वाला हम बता रहे हैं आपको, अच्छा सवाल है। एक अपचारी ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या, प्राथमिक और द्वितीयक में फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है। जब 220 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, वीपी बराबर 220 वोल्ट लगाया गया, 250 वोल्ट लगाया जाता है, तो निर्गत धारा 8 एम्पियर हो जाती है। निर्गत धारा आईएस बराबर 8 एम्पियर हो जाती है, निवेशी धारा का पता नहीं है, निर्गत वोल्टेज का पता नहीं है, अभी हो जाती है। तो निर्गत धारा 100% दक्षता मानकर गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति। 100% दक्षता मतलब कोई भी हानि नहीं हो रही है। आपको क्या निकालना है, प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी आपको निकालना है, निकाल लीजिए ना, आईपी बटे आईएस बराबर एनएस अपॉन एनपी, आ गया आईपी का मान, एनएस दिया है, दोनों का फेरों की संख्या का अनुपात दिया है, और उसने कहा है निर्गत शक्ति पीएस बराबर आईएस गुणा वीएस, आईएस दिया है, अब वीएस कहां से आएगा, यहीं से जाएगा, अनुपात दिया है, वीपी दिया है, वीएस आ जाएगा। ठीक है। एक और सवाल है जो बढ़िया है, 76, इस वाले में 76, नए वाले में कुछ एक्स्ट्रा होंगे क्या, 76 ही है, अच्छा तो 76 है। देखिए, एक अपचारी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है, मतलब वीपी है 2200 वोल्ट और वीएस कर देता है वो 220 वोल्ट जाकर के। ठीक है। यहाँ पे हमने आपको एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग वीडियो में भी बताया था कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफार्मर। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, एनपी बराबर 5000 फेरे हैं। ठीक है। फेरे ट्रांसफार्मर की दक्षता 90%, यानी निर्गत शक्ति जो है वो 90% है निवेशी शक्ति का। दक्षता भी लिख लीजिए, कैपेबिलिटी 90% है, तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। ठीक है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, सबसे पहले तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या चाहिए एनएस, एनएस बटे एनपी बराबर होता है वीएस बटे वीपी। तो एनएस बटे एनपी बराबर दिया है आपके पास में 5000 और वीएस बराबर दिया है 220 और वीपी बराबर दिया है 2200। तो ऐसे काटा 10 बार, एक 0 से एक 0 कट गया, तो एनएस बराबर आपका आ गया यहाँ पर 500 फेरे। चेक कर लीजिए, चेक करिए, 500 फेरे आ गए। अब उसने कहा है निवेशित शक्ति, निवेशित शक्ति कितनी होगी, तो निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। अब जो निर्गत शक्ति है यानी पीएस, वो निवेशी शक्ति का 90% है, 90/100। तो पीपी जो हमें चाहिए है वो 10/9 पीएस आ जाएगा। 10/9 पीएस का मान देखिए, पीएस, अब पीएस का मतलब है वीएस गुणा आईएस। पीएस का मान, हाँ 8 किलोवाट, सीधा। तो देखो किलोवाट रखना है तो किलोवाट में आएगा और वाट रखेंगे तो वाट में आएगा, तो ये आ गया 80/9 किलोवाट, इतनी है इसकी शक्ति। इसके लिए न्यूमेरिकल खत्म। कल से आपको मिलेगा अगला चैप्टर विस्थापन धारा वाला, डिस्प्लेसमेंट करंट।